हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का। आज का जो एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी छात्र गए थे उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है। तो जितने भी आईटीआई के छात्र सेकेंडरी के एग्जाम देने गए थे सभी लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो तो आप इसका आंसर दे पाएँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें पूछा गया है कि भाखड़ा नंगल डैम किसके उदाहरण है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के या थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के या डीजल पावर प्लांट के या सभी के? देखिए दोस्तों, भाखड़ा जो नंगल डैम कोल डैम है ये किसके अनुसार आता है? तो ये आपका आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंतर्गत। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आज का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग था, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्लांट से उसमें ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि कंफ्यूजन टाइप के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डीजल पावर प्लांट, बी ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट और यहाँ पर दिया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी थर्मल पावर प्लांट। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है? डीजल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा डैम से दिल्ली ग्रेड स्टेशन तक कितने गेट तक की लाइनें जोड़ी गई हैं? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 220 केवी तक, ठीक है, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रणाली में मुख्य सब स्टेशन को अलग अलग छोटे सब स्टेशन से जोड़ा जाता है? रिंग प्रणाली में या ग्रिड प्रणाली में या रेडियल प्रणाली में या कोई नहीं? इसमें दोस्तों सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं रेडियल प्रणाली। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रणाली से प्रत्येक वितरण स्टेशन को दो तरफ से सप्लाई प्रदान की जाती है? रिंग प्रणाली या ग्रिड प्रणाली या रेडियल प्रणाली या बी व सी दोनों? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, रिंग प्रणाली। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इंटर कनेक्टिंग विधि किस प्रणाली को कहा जाता है? रिंग प्रणाली या ग्रिड प्रणाली या रेडियल प्रणाली या नीचे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कोई नहीं? जिसमें आपका जो सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जिसको ग्रिड प्रणाली के अंतर्गत जाना जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सब स्टेशनों में 11 केवी सप्लाई को 440 केवी में परिवर्तित किया जाता है? इंडोर सब स्टेशन में या आउटडोर सब स्टेशन में या पोल माउंटेड सब स्टेशन में या उपयुक्त सभी में? जिसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको इंडोर सब स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा गया कि पोल माउंटेड सब स्टेशन किन क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के लिए उचित रहते हैं? 200 केवी के लिए या 100 केवी के लिए या यहाँ पर दिया गया 300 केवी के लिए या 220 केवी के लिए? इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि 100 केवी तक के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्किट में दोष उत्पन्न होने पर कौन सा उदाहरण सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है? क्रॉस आर्म या पोल या इंसुलेटर या सर्किट ब्रेकर? तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है सर्किट ब्रेकर अर्थात सीबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्किट ब्रेकर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो सर्किट ब्रेकर आपका 3 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 11 केवी से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने के लिए किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं? एयर प्लांट सर्किट ब्रेकर या आयल सर्किट ब्रेकर या एयर सर्किट ब्रेकर? इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर 11 केवी से ऊपर की बात किया जाए तो उसमें हम एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं एसीबी का। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्रॉस आर्म पर फिट किए जाने वाले उदाहरण को क्या कहते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं या पोल बोलते हैं या सर्किट ब्रेकर बोलते हैं या टावर बोलते हैं? तो क्रॉस आर्म पर जो फिट किए जाने वाले उपकरण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोला जाता है इंसुलेटर, जो कि ऑप्शन में आपका ए दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लो वोल्टेज अधिकतम कितने वोल्ट तक होती है? जो लो वोल्टेज होती है उसकी यहाँ पर कितनी यहाँ पर दर्शाया जाता है इसको? तो लो वोल्टेज को हमेशा 220 वोल्ट में ही दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ओवरहेड लाइन के सभी चालकों की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम कितने किलोग्राम होनी चाहिए? 319.2 या 316 या 317 या 317.5? तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है 317। कितना बोला जाता है दोस्तों? 317.5, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए जमीन से लाइन की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 12 फुट या 16 फुट या 18 फुट या 20 फुट? तो देखिए दोस्तों, मध्यम वोल्टेज की बात कर रहा है तो मध्यम वोल्टेज के लिए यहाँ पर आपको 18 फुट होनी चाहिए। कितना? 18 फुट, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न तथा मध्यम वोल्टेज की लाइनों के लिए दो पोलों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दो पोलों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो आपका 67 मीटर। कितना होती है? 67 मीटर होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्हीं दो पोलों या टावरों के बीच की आपसी दूरी को क्या कहते हैं? सेंग या लाइन या स्पैन या कंडक्टर? तो किन्हीं दो पोल या टावरों के बीच की आपसी दूरी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है स्पैन। क्या बोला जाता है? स्पैन बोला जाता है, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 66 केवी, ध्यान रखिएगा, 66 केवी वोल्टेज का जमीन से न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए? 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर या 9 मीटर? तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 7 मीटर। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 11 केवी से 33 केवी तक वोल्टेज की किन केबल का प्रयोग किया जाता है? इसमें किस केबल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है सुपर टेंशन केबल का, जो कि यहाँ पर डी दिया गया है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।